नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास इंटरव्यू में। हम लोग आज पहुंचे हैं नीति आयोग बात करने के लिए नीति आयोग के सीईओ डॉक्टर अमिताभ कांत से। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला बजट ऐसा है जो किसी महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है, तो आपका पहला रिएक्शन बजट के बारे में? देखिए, मैं तो मैडम के साथ जब सेक्रेटरी डीआईपीपी था तो उनके साथ काम कर चुका हूँ। मेरा भाग्य था तो, और आज उन्होंने नीति आयोग की सराहना की तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। और मेरे विचार से तो ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग और बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है और पहला बजट है जो किसी महिला ने प्रेजेंट किया, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं उसके लिए। सर, आपने बताया नीति आयोग का जिक्र किया गया। नीति आयोग का बड़ा अहम रोल है कि तमाम राज्यों को तालमेल बिठाना, सेंटर के साथ बिठाना, और जिस तरीके से नीति आयोग लगातार पिछले 5 साल से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करता है, वो बड़ा अहम है सर देश को ग्रोथ की तरफ लेके जाने का। तो देखिए, इसमें हम लोग तो अब एजुकेशन में रैंकिंग करते हैं, हम हेल्थ में रैंकिंग करते हैं, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग करते हैं, और ये ज़रूरी है कि सबको पता चले कि वो कहाँ है, किस पोजीशन पर है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसको वो कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ले जा रहे हैं। वहाँ हम रियल टाइम डेटा पे, रियल टाइम डेटा, सबको पता चलता है कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, हर मिनट टू मिनट। तो मैं जब कलेक्टर था तो मुझे 5 साल के बाद डेटा मिलता था, अब हर मिनट मिलता है डेटा। तो डेटा को देखकर ही लोग काम करते हैं, उनको पता चलता है कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। तो कंपटीशन होता है, नेम और शेम होता है, और एक जब पब्लिक को पता चलता है, क्योंकि ये सब लाइव डैशबोर्ड है, पब्लिक को पता चलता है तो वो फिर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आती है और इसकी वजह से काम होता है। आज का जो बजट है सर, आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है ये उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, मेरे विचार से इस समय 3-4 चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी, जिसको इस बजट ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको चैलेंज को मीट किया है। सबसे पहला कि एक लिक्विडिटी की देश में इश्यू थी, तो बैंक्स को 70,000 करोड़ से कैपिटलाइज किया गया। दूसरा, एक एनबीएफसी और एचएफसी का इशू था, तो उस इश्यू को फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर स्टेज लाई। उन्होंने कहा गवर्नमेंट इसको बैकस्टॉप करेगा 10% तक, जो पूल ऑफ एसेट्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेंगे, और उसमें अगर कुछ घाटा हुआ, उसके अलावा एक रेगुलेटरी ओवरसाइट ज़रूरी थी जो आरबीआई को दे दी गई है। और तीसरा, उन्होंने करीब 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 5 साल में बात की है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर लेगा। फिर उन्होंने बात की पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट की, उन्होंने बात की प्राइवेटाइजेशन की, उन्होंने बात की एसेट मोनेटाइजेशन की। तो इन सब में तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, और हमारे देश में इस समय प्राइवेट सेक्टर की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल स्पिरिट, कि उनको कैसे प्राइवेट सेक्टर में कैसे जान लाई जाए इस समय, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे और वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उसमें बहुत बड़ा कदम है। राइट। आपने 2 बड़ी अहम बातें की सर, बैंकिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ और बुनियादी ढांचे का विकास, तो ये दोनों बड़ी अहम कड़ी थी। क्या आपको लगता है ओवरड्यू था सर, काफ़ी समय से ज़रूरत थी इनकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर डेवलप करने की? नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है देश में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इस सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और 135 किलोमीटर पर डे ये रूरल रोड्स बन रही थी, 40 किलोमीटर पर डे अर्बन रोड्स बन रही थी, जो किसी देश में नहीं हुआ। तो बहुत, और आप बिजली पहुंचा रहे हैं हर गांव में, अब हर घर पर बिजली पहुंचाएंगे, आप हर फैमिली को आप घर दे रहे हैं, आप कुकिंग गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब मिला के तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस है, इसका बहुत मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा लास्ट में। बस 100 लाख करोड़ देना मतलब कि आप एयरपोर्ट बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, आप गैस ग्रिड, उन्होंने एक गैस ग्रिड की बात की है, एक वाटर ग्रिड की बात की है, तो ये सब एक देश बना देगा पूरा। और इससे देश, देखिएगा आगे चल के 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की बात हो रही है 2024 तक, ये 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनेगी। सर, ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा सा अगर हमारे आम दर्शक की सिंप्लीफाई करके आप बताएं कि इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, हमारा देश अभी 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है
पर कैपिटा इनकम करीब $2000 है। जब आप इसको $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाइएगा तो आप $4000 तक इसकी दुगनी कर दीजिएगा, $4000 तक ले जाइएगा इसकी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हर आदमी की इनकम बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जब आप $5 ट्रिलियन पर इकॉनमी को ले जाइएगा, उसका मतलब है कि आपके देश में न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो गरीब लोग हैं वो दारिद्रता से आगे निकलेंगे। और तीसरा इसमें यह है कि जो कि पिछड़े ज़िले हैं और पिछले एरियाज़ हैं वो सब ग्रोथ होगी। पर इसको $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने को में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है कि स्टेट्स को भी आगे बहुत ज़ोरों से स्पीड लेकर ग्रो करने की ज़रूरत है। सर, बैंकिंग की अगर आप बात करें कि बैंकिंग में सरकार ने एक बड़ा अमाउंट पंप इन करने की बात कही है ताकि बैंकिंग सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करके और तेज़ गति से चलाया जाए, ये कितना अहम कदम है और पूरी इकोनॉमी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग पर डिपेंड करता है सर। तो कैसे आप इसको देखिए, क्रेडिट फ्लो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप और हम कल इन्वेस्ट करना जाएंगे तो हमें क्रेडिट फ्लो मिलना चाहिए। हमारे देश में बैंक्स ने एनबीएफसी को फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। जब आईएलएफएस की क्राइसिस हुई तो जो एनबीएफसीज थे, जिनको म्यूचुअल फंड का पैसा मिलता था और बैंक्स का पैसा मिलता था, वो रुक गया। तो बैंक्स लेंड नहीं कर रहे थे, एनबीएफसी की फंडिंग रुक गई। तो जो 70,000 करोड़ आएगा, बैंक्स के एनपीएस पर काफ़ी कार्रवाई हुई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है और ये जब पैसा आएगा तो बैंक्स लेंड करेंगे। तो जब लेंड करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और उससे इकॉनमी आगे बढ़ेगी। तो ये एक बेसिक ऑयल है इकॉनमी का जिससे कि देश आगे बढ़ता है और वो कदम आज लिए गए हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 2 करोड़ घर जो है बनाने की और बात है, तो इसका लाभ क्या गरीब आदमी को तो खैर होगा ही, पूरे रियल एस्टेट को इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरा बहुत बड़ा कदम लिया है रेंटल हाउसिंग के लिए। रेंटल हाउसिंग में से बहुत देश में बदलाव आएगा क्योंकि हमारे देश में 1,80,00,000 करीब घर इस समय खाली पड़े हुए हैं। तो जब वो घर लोग उपयोग करेंगे, ज़रूरी नहीं कि मैं घर ओन करूं, मुझे तो घर रहने के लिए चाहिए, अगर मैं रेंट पे रहता हूं वो भी ठीक है। तो इसलिए रेंटल हाउसिंग को बहुत बड़ा थ्रस्ट मिलेगा। पर मिडिल क्लास के लिए मेरे विचार से तो जब देखिए पूरी जब इकॉनमी ग्रो करेगी, हमारा लक्ष्य इस समय है कि इकॉनमी को ग्रो करना है। हम जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो मिडिल क्लास ज़रूर बेनिफिट करेगा, लोअर इनकम ग्रुप्स भी बेनिफिट करेंगे और वही लक्ष्य है। और लोअर इनकम क्लास तो ज़रूर बेनिफिट करेगा क्योंकि सड़कें, घर, बिजली, कुकिंग गैस सब उनके लिए किया जा रहा है। सर, इस बजट में एक बड़ी अहम चीज़ देखने को मिली कि पेट्रोल और डीजल पे जहां सरचार्ज लगाया गया है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये सामंजस्य किस तरीके का है, ये समन्वय कैसा है, इससे अल्टीमेटली कैसे बेनिफिट होगा इकॉनमी? देखिए, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की कि हमारे देश में हम सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, जो हम अपनी कारों में और 2 व्हीलर में उपयोग करते हैं, 3 व्हीलर में उपयोग करते हैं। दूसरा, जब हम तेल को उपयोग करते हैं तो हम अपनी शहरों को पोल्यूट करते हैं। तो 15 में से सबसे ज़्यादा 14 पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में है। हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो है कि हमारे देश में सन का पावर है, सूर्य देवता हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हम उसके पावर को उपयोग करेंगे। जब हम बैटरी पावर को उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को उपयोग कर पाएंगे। तो लक्ष्य ये है कि तेल को इंपोर्ट ना करें, हम अपनी सिटीज़ को पोल्यूट ना करें और किसी भी तरह आप देखेंगे तो ये क्रांति दुनिया में आने वाली है। तो इसमें हमें ग्लोबल लीडरशिप लेनी ज़रूरी है। तो इस सरकार ने 10,000 करोड़ दिए फेम स्कीम के लिए और फेम स्कीम से हम सब्सिडी देंगे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस के लिए और हम चार्जिंग स्टेशन के लिए देंगे तो लोग चार्ज करके आगे बढ़ेंगे। बड़ा अहम कदम आप मानते हैं इसको, क्योंकि खासतौर पर पर्यावरण जिस तरीके से बदल, बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत क्रांतिकारी कदम है और बहुत दूरदृष्टि का कदम है। इसके अलावा सर, एक जो खास अहम बात है वो है रोज़गार का। रोज़गार बड़ा एक मुद्दा हमेशा, चाहे राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक, उसमें बनता रहा है। तो इस बार रोज़गार के लिए भी
लोन फैसिलिटी ज़्यादा की है सरकार ने, और इस बार एक विशेष कार्यक्रम टीवी चैनल पर चलाने की भी बात स्टार्टअप्स की और इनकी की गई है। तो ये आपको लगता है कि रोज़गार को सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने में मददगार रहेगा सर? देखिए, मेरा जो विचार है कि इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब्स ज़रूर बनेंगी, एक। दूसरा, इस सरकार ने बहुत फोकस किया है कई चीज़ों पे, जो हमें समझना ज़रूरी है कि स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया है सरकार ने, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा। तीसरा, सरकार ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, 3D प्रिंटर्स, इन सब चीज़ों की बात की है। चौथा, अब आप देखते हैं कि इस सरकार ने जब इन्वेस्टमेंट्स की बात की है तो स्टार्टअप्स पे बहुत फोकस किया है। तो स्टार्टअप्स पे जब फोकस होगा तो आगे चल के तो सारा नई जो जॉब्स आएंगी वो स्टार्टअप्स ही बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। तो उनके लिए बहुत कुछ किया गया है। तो ग्रोथ विद जॉब्स पर बड़ा फोकस रहा। वो एक विशेष कार्यक्रम बनाया जाए ताकि इसको और प्रमोट किया जाए, और मुद्रा लोन जो है 1 करोड़ रुपए तक के जो है वो आसानी से दिए जाएं। तो ये चीज़ें सर जनता तक पहुंचेंगी तो इसका सीधा लाभ इकोनॉमी पे आप देख रहे हैं? इकोनॉमी पर आएगा, मध्यवर्ती क्लास पर आएगा और जॉब्स पर आएगा इसका बहुत। तो ये तो बहुत किया है कि कैसे जॉब्स बनाई जाएं, उस पर बड़ा फोकस है, और न्यू एरियाज ऑफ ग्रोथ पे बनाई जाए। तो क्या आपको लगता है सर इस बजट में मध्यम वर्ग को कहीं छोड़ दिया गया है या कर में किसी तरह की छूट? देखिए, मेरे विचार से तो ये कभी देखना नहीं चाहिए कि बजट को मध्यम वर्ग से देखा जाए और बड़े वर्ग से देखा जाए। मेरे विचार से बजट होता है देश के लिए, और देश को आगे जाना चाहिए। और अगर देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा, अगर देश 9-10% से आगे बढ़ेगा तो मध्यवर्ती वर्ग भी उसका गुण मिलेगा उसको, सब आगे बढ़ेंगे। और इसलिए देश की तरक्की, इस समय जो चैलेंज था वो ग्रोथ का था, इस समय जो चैलेंज था वो लिक्विडिटी का था, इस समय जो बहुत बड़ा चैलेंज था वो कैसे हम NBFC क्राइसिस वगैरह को हैंडल करें, और वो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया गया है। और कैसे हम इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों ने टच नहीं की, वो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, और हमने एसेट मोनेटाइजेशन। और जब ये सब देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करेगा। आप सोचें कि सरकारी नौकरी देगा, वो संभव नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर की एनिमल स्पिरिट जो कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जान लाना ज़रूरी था, और वो पूरी कोशिश की गई है। प्राइवेट सेक्टर का निजी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के लिए सरकार में इस बजट में काफ़ी योजनाएं हैं, जब कई बार उस पर काफ़ी फोकस भी किया गया है। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी था इस वक्त पे करना, और ख़ासतौर पे इकोनॉमी में किस तरीके से जो सेंटिमेंट है और भरोसा कायम किया जाए आम जनमानस का, उसके लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था, और इसका दूरगामी परिणाम हमको देखने मिले? बहुत अति आवश्यक था ये, और यही किया गया है। और ये शुरू में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप होनी ज़रूरी है, और जब $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगी तो इसका गुण, इसमें तो मेन रोल प्राइवेट सेक्टर को प्ले करना है, उससे ही प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आएगी। और इसीलिए पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, स्टार्टअप्स की बात हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात हुई, और बैंक कैपिटलाइजेशन की बात हुई। इस सब का गुण किसको मिलेगा? सारा प्राइवेट सेक्टर ही तो आएगा इसमें। सर 250 करोड़ रुपए तक की जो बड़ी कंपनियां थी उसका कर की जो श्रेणी थी उसको बढ़ा के अब 400 करोड़ कर दिया गया। तो इसका आप कैसे लाभ देखते हैं कि इसमें करीब 95% कंपनियां 400 करोड़ तक आ जाएंगी, तो उनका टैक्स कम होगा 25% तक। और मेरे विचार से धीरे धीरे करते हुए ये लोग 25 एग्जेम्पशंस हटा के एक कॉर्पोरेट टैक्स को 25% पर लाया जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर अभी करीब 95% कंपनियां 400 करोड़ तक आ जाएंगी। एक और अहम बात कही है कि 59 मिनट्स में सर लोन की जो भी तमाम प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाए, ताकि MSME सेक्टर के लिए वो अभी किया जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर उनको लोन दिया जाए। तो सर ये बड़ी तकलीफ थी जो अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या MSME के थ्रू कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है, तो ये रेड टेपिज्म थी, लंबा समय लगता था। तो उसको दुरुस्त करने से और ज़्यादा भरोसा लोगों का पैदा होगा। आपको लगता है कि उस दिशा में अहम कदम है ये? नहीं, देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो बहुत मेहनत की गई है। 65 पोजीशन हम लोग आगे बढ़े वर्ल्ड बैंक हुई, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन करते हैं। इस बजट में एक बहुत बड़ी चीज़ की गई है कि आधार और पैन कार्ड को मर्ज कर दिया गया है। मतलब आप आधार भी उपयोग कर सकते हैं, पैन कार्ड भी उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ लिविंग पर पूरा फोकस रहा है इस बजट में। खासतौर पर इस बजट को बताया जा रहा है कि कई बजट जो है
अगले सालों के लिए होते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये बजट कई पीढ़ियों के लिए है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया। आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार यही है कि प्रोग्रेसिव है, पाथ ब्रेकिंग है, ये अभी की जो समस्या है उसको भी हैंडल करता है और दूरदृष्टि का बजट है। एक और आखिरी बात सर, अगर पूछें कि किसान जो खेती का क्षेत्र है, खेती के क्षेत्र में लंबे समय से पिछली सरकारें भी जूझती रही, इस सरकार ने भी बड़ी कोशिश की है कि किसानों को ऋण से मुक्ति मिले, तकलीफ़ों से ज़्यादा मिले। 2022 का टारगेट रखा है कि जब किसानों की आय दुगनी हो। उस दिशा में कौन कौन से आपको लगता है कि महत्वपूर्ण कदम इस बजट में लिए गए हैं जिससे कि किसान को आने वाले वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी? देखिए, दो खास चीज़ें हैं। इस बजट ने ज़ीरो बेस बजटिंग फार्मिंग की बात की है, ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात की है। आजकल क्या हो गया है, हमारे देश में इतना ज़्यादा पानी उपयोग किया जा रहा है, इतना ज़्यादा केमिकल उपयोग किया जा रहा है, और केमिकल की वजह से पानी उपयोग किया जा रहा है। और पैडी कल्टीवेशन और वीट कल्टीवेशन में ये ग्रीन रेवोल्यूशन के समय आवश्यक था। तो अगर हम ज़ीरो बजटिंग करते हैं, मतलब केमिकल्स को हटा देते हैं पूरा, तो पानी भी कम होगा और फार्मर्स को का खर्चा कम होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अब ज्वार, बाजरा, रागी इसमें जाना बहुत ज़रूरी है मेरे विचार से, क्योंकि वो आगे चल के न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशन में भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? और ये पानी कम यूज़ करते हैं। अगर शुगर केन और पैडी में सारा पानी उपयोग होता है, 90% पानी अब हमारा 90% पानी हमारा कृषि में जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कृषि क्षेत्र में, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पीएम ने स्ट्रेस किया है। तो ई-नैम हो या मार्केटिंग एक्सेस हो या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर हो, इनमें रिफॉर्म्स के लिए एक चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विचार करके 2 महीने के अंदर बताएंगे। तो कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो आर्थिक क्षेत्र, जो किसानों की आर्थिक स्थिति में आने वाले वक्त में इस बजट का लाभ मिलेगा, आपका ये मानना है सर? बिल्कुल मानना है। मुझे लगता है कि इनका खर्चा कम होगा, पानी का उपयोग कम होगा ज़ीरो बजट फार्मिंग से, और इनकी इनकम डबल होगी। पानी के उपयोग पर भी सरकार लगातार चिंता करती रही है, बजट में भी इस बार काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। तो पानी को अच्छे तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए, ये आपको लगता है कि खेती से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और किसानों को बहुत सीखने की ज़रूरत है सर, और उससे खेती में इनकम को बढ़ाया भी जा सकता है? तो अगर 90% हमारा पानी कृषि क्षेत्र में जा रहा है और हम फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, और ये वाटर यूजिंग क्रॉप्स को उपयोग किया जा रहा है। हम बासमती राइस जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम राइस नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मुझे कहना है कि हमें मिलेट्स में और पल्सेस में जाना ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है कि हम सोलर पंप्स को उपयोग करें और हम पानी का उपयोग बड़े सही तरीके से करें। और इसीलिए सेंटर स्टेज पर प्रधानमंत्री जी ये जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया और जल शक्ति अभियान शुरू हो गया है, और हम लोग ग्रास रूट में इसको 255 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो कुछ और पॉइंट्स सर आप चाहें कि हमारे दर्शकों को तो उसका जानकारी? नहीं, इस बजट में कई खासियत है। एक तो स्टार्टअप्स पर फोकस जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो फोकस है। तीसरा बहुत बड़ा फोकस है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, नए क्षेत्रों में, उस पर फोकस है। चौथा मेरे विचार से कि ईज़ ऑफ बिज़नेस पे और ईज़ ऑफ लिविंग पे बहुत फोकस है, और आधार और पैन कार्ड को एक कर दिया गया है। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि जिससे कि पूरे देश को फ़ायदा हो। तो सर्वसमावेशी बजट इसको आप मानते हैं? मैं सोचता हूँ ये पाथ ब्रेकिंग और प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। ये थे डॉक्टर अमिताभ कांत, जिनका कहना है कि ये एक सर्वसमावेशी बजट है और भारत की आर्थिक प्रगति में ये बजट बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।